कहानी का ये दूसरा भाग देखने से पहले इसके पहले सभी भाग अवश्य देखें। चांदनी अधिराज की बात सुनकर आग बबूला हो चुकी थी। वो बड़बड़ाते हुए बोली, तुमने ये अच्छा नहीं किया। ये कहकर उसने भी बाहर की ओर दौड़ लगा दी। चांदनी 1.5 घंटे बाद हाफती हुई अधिराज के कैबिन में पहुंची। वह पूरी पसीने से तरबतर थी। एक तो उसको कैब नहीं मिल रही थी, ऊपर से जब वो कंपनी पहुंची तो कोई उसको अधिराज का कैबिन कहाँ है बता नहीं रहा था, जिससे चांदनी को और टाइम लग गया। अधिराज फिर अपनी जीत पर खुश हो गया। उसने ही अपनी कंपनी में सबको बोला था कोई चांदनी को उसका कैबिन नहीं बताएगा। अब चांदनी ने शुरू से ही अधिराज की बहुत इंसल्ट की थी, जिसका बदला अधिराज चांदनी से वो भी सूद समेत ले रहा था। चांदनी अधिराज को देख रही थी कि अधिराज एक डेविल स्माइल के साथ बोला, तुम पूरे 1 घंटे लेट हो। अब आगे की तुम्हारी परफॉर्मेंस डिसाइड करेगी कि आज रात तुम्हें तुम्हारी बहन मिलेगी या नहीं। चांदनी ने घूरकर अधिराज को देखा पर कुछ बोली नहीं। अधिराज फिर अपना लैपटॉप लेकर उठा और बोला, मेरी लगातार 4 मीटिंग है, तब तक तुम्हारा काम है मेरा पूरा कैबिन साफ करना और उसको कोई दूसरा लुक देना। साथ में अपने हाथों से मेरे लिए खाना बनाकर रखना। और हाँ, सुबह के जैसे मत बनाना, वरना वो खाना कहाँ जाएगा। तुम समझदार तो अनलिमिटेड हो। और हाँ, खाने में मटर पनीर, कोफ्ता, छोले भटूरे, राजमा चावल, रायता, ढोकला, लस्सी और लस्सी में थोड़ी शुगर ज्यादा। ओके? बोलकर अधिराज चला गया और चांदनी उसको बस हैरानी से देखती रह गई। एक इंसान इतना सारा खाना कैसे खाएगा? इसका पेट ही की हुआ और मीठा ज्यादा। इतना मीठा खाता है तो भाई ज्यादा कहाँ है? मुंह से तो बस जहर ही उगलता है, ड्रैगन कहीं का। चांदनी अपने मन में ही बड़बड़ाई और अधिराज के कैबिन को देखने लगी। उसका दिमाग गर्म था। उसने एसी का टेम्परेचर कुछ कम किया और सोफे पर पैर फैलाकर लेट गई। चांदनी रात भर सो नहीं पाई थी। उसको गजब नींद आ रही थी। वो लेटते ही सो गई, लेकिन अधिराज की फाइल छूट गई थी। वो वापस कैबिन में आया तो उसका कैबिन शिमला बन चुका था। अधिराज अंदर तक ठंड से कांप उठा। उसने चांदनी को देखा। वो तो बस गधे क्या, हाथी घोड़ा बोले तो पूरा जंगल बेचकर सो रही थी। अधिराज को तो हैरानी इस बात की थी कि चांदनी इतनी ठंड में सो कैसे रही है। अधिराज ने जल्दी से एसी ऑफ किया और विंडो ओपन कर दिया, जिससे बाहर की कुछ गर्म हवा अंदर आ सके और कैबिन का टेम्परेचर कुछ नॉर्मल हो सके। लेकिन जैसे ही बाहर से गर्म हवा का झोंका आया, चांदनी गुनगुनाने लगी और करवट लेते हुए बोली, ऐसे किस गधे ने बंद किया? अधिराज की आंखें बड़ी हो गई। वो गधा? अब तो बेटा गई चांदनी। अधिराज ठंडे पानी की बोतल लेकर आया और सीधा चांदनी के मुंह पर डाल दिया। चांदनी ऐसे फड़फड़ाई जैसे पंछी के ऊपर पानी डालने से पंछी फड़फड़ाता है। वो जल्दी से उठकर बैठ गई। अधिराज चांदनी को घूरते हुए बोला, कुछ होश आया कि बर्फ की सिल्ली पर लिटा दो? चांदनी बेचारी अभी सोई थी और अधिराज ने उसको उठा दिया। वो भी ठंडा पानी डालकर। चांदनी की अब हट चुकी थी। भाई, उसके भी बर्दाश्त करने की सीमा थी। वो शांत है तो अधिराज कुछ ज्यादा ही मेंढक के जैसे उछल रहा है। उसकी टांगे तो तोड़नी पड़ेगी ना। चांदनी ने अधिराज को घूर कर देखा और अपने बाल खोलकर सिर हिलाने लगी। अधिराज शौक हो गया। चांदनी के गीले बाल सीधा उसके मुंह पर तमाचे जैसे लगे। अधिराज जो अभी शौक में था, अब वो गुस्से में आ गया। चांदनी ने बिना हाथ उठाए अधिराज के मुंह पर जोर से तमाचा जड़ा था। चांदनी फिर से अपने बाल घुमाने जा रही थी कि अधिराज ने चांदनी के बाल पकड़ लिए और बोला, तुम्हारी इतनी हिम्मत? बहुत ज्यादा उछल रही। आज मैं तुम्हारे बाल ही काट देता हूँ। हिम्मत अपने आप शांत बैठ जाएगी। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो अधिराज के हाथ पे मारते हुए बोली, अबे ओ एक। पर वो इतना ही बोल पाई थी कि अधिराज की आग उगलती आंखें देखकर चांदनी की हवा निकल गई। उसने अपना थूक अंदर कर लिया और उसके आगे के शब्द उसके अंदर ही रह गए। अधिराज चांदनी के बाल पकड़े हुए अपनी टेबल के पास ले जाते हुए बोला, तुमने ये अच्छा नहीं किया। चांदनी भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, मैंने क्या किया? बाल तो आप मेरे खींच रहे हो। और तो और बाल भी आपने ही मेरे गीले किए। अब बाल सुखाना भी गुनाह है क्या?
मैं तो बस अपने बाल सुखा रही थी। अधिराज गुस्से में बोला, ऐसे बाल सुखाओगी? चांदनी तंज कसते हुए बोली, अब आपने हेयर ड्रायर तो लगा कर नहीं दिया तो ऐसे ही सुखाने पड़ेंगे ना। अधिराज ने अपने दांत पीस लिए। ये लड़की जानबूझकर अपना बेमतलब में मुंह चलाकर उसको गुस्सा दिलाती है। अधिराज ने गुस्से में अपने जबड़े भींचे और कहा, आज के बाद तुमको हेयर ड्रायर की जरूरत नहीं पड़ेगी। चांदनी अधिराज के इरादे समझते हुए बोली, पर आपको मेरे बालों से क्या दिक्कत है? वो उसे खा जाने वाली नजरों से घूर कर बोला, तुम ही तो दिक्कत हो। पहले तुमने मुझे अपने बालों से मारा, फिर तुमने मुझे अब्यूज किया। चांदनी तपाक से बोली, पूरी कहाँ देनी थी? अधिराज की आंखें और बड़ी हो गई। चांदनी बोलना क्या चाहती थी? अगर अधिराज गुस्सा ना करता तो वो उसको गाली देती, अधिराज को गाली देती। अब तो चांदनी की खैर नहीं, अब तो सच में अधिराज उसको टकला कर देगा। अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चांदनी ने जल्दी से अपने मुंह पर हाथ रख लिया और खुद से ही अपने मन में बोली, अपनी कैंची जैसी जबान थोड़ी देर बंद नहीं रख सकती? पर चांदनी ने अपने आप को समझाने में बहुत देर कर दी थी। अब अधिराज का गुस्सा नेक्स्ट लेवल पर चढ़ चुका था। अधिराज चांदनी को टेबल के पास लाया और अपने ड्रॉर से कैंची निकालकर उसके थोड़े बाल काट दिए। चांदनी की आंखें रायते जैसी फैल गई। फिर अधिराज ने कैंची चांदनी के बालों में ऊपर की तरफ लगाते हुए बोला, अभी बस बाल काट रहा हूँ, दोबारा अपनी ये बेकार से जबान खोली तो बाल नहीं सीधा तुम्हारी जबान काटूंगा। चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। अधिराज ने उसके बाल काट दिए। हालांकि बाल नीचे से थोड़े से ही काटे थे, लेकिन ये तो जग जाहिर है लड़कियों को अपने बाल कितने प्यारे होते हैं। अब तो मजबूरी का ही तेल लेने और चांदनी का पारा हाई हो गया। चांदनी गुस्से में गरजते हुए बोली, अबे ओ पागल, बाल छोड़। चांदनी की आवाज इतनी तेज थी कि एक बार को तो अधिराज भी शौक हो गया और उसके हाथ चांदनी के बाल से हट गए। अधिराज चांदनी को हैरानी से देख रहा था कि चांदनी गुस्से में अपने होश खो बैठी और अधिराज को धक्का देते हुए बोली, क्या है बे, दिमाग में ज्यादा गर्मी चढ़ी है? कुछ बोल नहीं रही हूं तो मेरे सिर पर चढ़ के मेरे बाल नोचने पर उतारू हो गए? हाँ, समझते क्या हो अपने आप को? मैं चुप हूं तो बस जो जी में आ रहा है किए जा रहे हो, चान चान लगे पड़े हो। हिम्मत कैसे हुई मेरे बाल काटने की? तेरी तो। बोलते हुए गुस्से में चांदनी ने अधिराज के हाथ से कैंची छीनी और गुस्से में अधिराज को घूरते हुए बोली, दोबारा मेरे बालों को हाथ भी लगाया तो बाई कोट इतने छितर मारूंगी कि सिर पर एक बाल नहीं बचेगा। तेरे बाल उखाड़ने के लिए मुझे इस कैंची की जरूरत नहीं पड़ेगी, समझे? अधिराज तो हैरानी से चांदनी को देख रहा था। चांदनी ने किसी रोड छाप लड़के का रूप धारण कर लिया था। चांदनी बोल रही थी कि अधिराज उसको खा जाने वाली नजरों से देख तो रहा था, लेकिन उसकी नजरों में वो गुस्से में पूरी झांसी की रानी बन गई थी। बस तलवार की कमी थी। अगर वो होती तो आज अधिराज का सिर कलम ही कर देती, पर अधिराज कम था क्या? अब चांदनी ने अपना मुंह पहाड़ जैसा खोला था तो क्या अधिराज उसको ऐसे ही छोड़ देता? बिल्कुल भी नहीं। चांदनी अपने मुंह को पहाड़ से पर्वत बनाती उससे पहले अधिराज ने वहीं टेबल पर रखे कुछ पेपर उठाए और उसकी बॉल बनाकर चांदनी के मुंह में घुसा दिए। चांदनी का मुंह और आंखें दोनों फट के बाहर हो गई। ये क्या था? ऐसा कौन करता है? चांदनी आंखें वाड़े सोच रही थी कि अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा और उसके हाथ से कैंची छीनकर उसकी गर्दन पर रखकर बोला, अब बोलो क्या बोल रही थी? चांदनी अपनी नजरें नीचे करके कैंची को देखने लगी। अधिराज चांदनी की गर्दन में कैंची गड़ाते हुए बोला, तुमने अपनी पहाड़ जैसी जबान खोलकर अच्छा नहीं किया। अब देखो मैं नंदू के साथ क्या करता हूँ। चांदनी के दिल में एकदम से धक्का लगा। वो कैसे भूल गई नंदू अधिराज के पास है। चांदनी जल्दी से अपने मुंह से पेपर बॉल निकालने लगी तो अधिराज उसको घूरते हुए बोला, अगर पेपर मुंह से बाहर आया तो नंदू भी इतनी तपती धूप में छत पर अकेली होगी। चांदनी को गुस्से में जो जोश चढ़े थे सब उड़ गए। बेचारी अब अपने पूरे होश में आ गई और अपने मुंह में अच्छे से पेपर भर लिया। अधिराज चांदनी को देखकर एक डेविली स्माइल के साथ बोला, आज तुम्हें ऐसी सजा मिलेगी कि तुम दोबारा मेरे सामने मुंह खोलने में बस 10 बार नहीं 10,000 बार सोचोगी।
चांदनी डर से नजरें तिरछी करके अधिराज को देखने लगी। उसको अपने लिए डर नहीं था, उसको बस नंदू के लिए डर था। अधिराज जैसा पगलेट कुछ भी कर सकता है। चांदनी बोलना तो चाहती थी, मैं खोलती नहीं हूँ, तुम गधे की फौज के सरदार, तुम ही मुझे बोलने पर मजबूर करते हो। पर चांदनी बेचारी अभी कुछ बोल नहीं सकती थी। उसके मुंह में पेपर की बॉल चुभ सी थी। अधिराज ने चांदनी की गर्दन से कैंची उठाई और बोला, अब तुम पूरा दिन इस पेपर को अपने मुंह में भर कर रखोगी, समझी? अगर ये एक सेकंड को भी बाहर आया तो ये कैंची किसके गले में लगेगी, तुम समझदार हो? चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली। अधिराज ने अपनी फाइल उठाई और बोला, ध्यान रखना, अब कोई गलती नहीं, वरना इस बार वार्निंग नहीं दूंगा। बोलकर अधिराज कैबिन से चला गया तो चांदनी ने अपने मुंह से बॉल निकाली और जिस डोर से अधिराज अभी बाहर गया था उस डोर पर मारते हुए बोली, सिरफिरा, पगलेट जीव, मेरे ऊपर हुकूमत चलाने की सोचता है? अभी जानता नहीं है चांदनी है क्या चीज। चांदनी जैसे को तैसा अच्छे से देना जानती है और ये कहीं की लाड साहब नहीं है जो इनकी हुकूमत चलेगी। बोलकर चांदनी ने मुंह बना लिया और सोफे पर आकर बैठ गई। तभी चांदनी की नजर वहां लगी टीवी पर गई तो चांदनी ने अपने मूड को अच्छा करने के लिए मस्त सी मूवी लगाई और सोफे पर पैर फैलाकर लेटकर मूवी देखने लगी। 4 घंटे बाद अधिराज अपने कैबिन में आया तो उसके कान एकदम से सुन पड़ गए। चांदनी हॉलीवुड की मूवी फुल वॉल्यूम पर लगाकर देख रही थी। अधिराज ने अपने कान पर हाथ रख लिए और खुद से ही बोला, ये लड़की जंगल से आई है क्या? इतनी ठंड में सोती है, इतनी तेज आवाज सुनती है, कहीं इसका सच जानने के चक्कर में मैं मेंटली डिस्टर्ब ना हो जाऊं। अजीब तो पहले ही लगी थी, अब तो पूरी चुड़ैल लगती है भूत की लड़की। इसको तो भूत बंगले छोड़ आऊंगा। गुस्से में बड़बड़ाते हुए अधिराज चांदनी के पास आया और टेबल पर रखा रिमोट उठाकर टीवी बंद कर दिया। चांदनी ने सिर घुमाकर अधिराज को देखा तो अपनी आईब्रो सिकोड़ ली। अधिराज चांदनी को गुस्से में देखते हुए बोला, तुमने अपने मुंह से पेपर निकाला, तुम्हारी हिम्मत बहुत बढ़ चुकी है, लगता है अपनी बहन से प्यार नहीं है तुम्हें। चांदनी उठकर खड़ी हुई और बोली, चढ़ाए रहते हैं क्या हर टाइम, जब देखो तब मुंह से बकवास ही उगलते हैं। अधिराज ने गुस्से में अपनी उंगली उठाकर चांदनी से कहा, तुम? लेकिन चांदनी ने अधिराज की उंगली पकड़ ली और बोली, देखिए, इज्जत से बोल रही हूँ, बकवास उगलने वाली जीवित प्राणी आपने मुझे खरीद नहीं रखा है। और रही हिम्मत की बात तो वो तो मेरे अंदर कितनी है आपको बताने की जरूरत नहीं है। और तीसरी बात, आपने मुझे पेपर पूरा दिन मुंह में रखने को बोला था, पर ये नहीं बोला था किस दिन रखना है, आज का दिन, कल का दिन या 1 साल बाद का दिन। पहले क्लियर कर लो, फिर बकवास उगलना। अधिराज घूर कर चांदनी को देखने लगा। ये लड़की सच में चालू थी, किसी भी बात का जवाब और तोड़ उसके पास था। पर बेचारा अधिराज क्या बोलता है इस टॉपिक पर, तो उसने टॉपिक चेंज करने का सोचा ताकि चांदनी को मजा चखा सके। अधिराज ने अपनी उंगली चांदनी से छुड़ाई और बोला, बहुत दिमाग चला रही हो। चांदनी इतराते हुए बोली, है तो चला रही हूँ, अब जिसके पास होकर भी वो यूज नहीं करता तो मैं उसमें कुछ नहीं कर सकती। अधिराज चिढ़ते हुए बोला, कौन कितना दिमाग यूज करता है वो तो तुमको बहुत जल्द पता चलेगा। चांदनी ने अपनी मुंडी गोल गोल घुमा ली। अधिराज और चिढ़ गया और बोला, मैंने तुम्हें खाना बनाने को बोला था। चांदनी तपाक से खुश होते हुए बोली, हाँ बनाया है ना, बैठिए अभी लाती हूँ। अधिराज फिर चांदनी को हैरानी से देखने लगा। ये लड़की पल पल में कैसे रंग बदलती है। ऊपर से चांदनी के मुंह से इतने प्यार भरे शब्द सुनकर अधिराज को कुछ तो गड़बड़ है दया वाली फीलिंग आई। लेकिन इस फीलिंग पर ब्रेक तो चांदनी ही लगा सकती थी। कुछ ही देर में चांदनी एक बड़ी सी थाली लेकर आई, उसके ऊपर कवर लगा हुआ था। अधिराज सोफे पर बैठा चांदनी को ही देखकर सोच रहा था, अब चांदनी ने क्या कांड किया होगा। पर उसने सोच लिया था अगर चांदनी ने उसके लिए खाना नहीं बनाया होगा ना, तो आज वो चांदनी को उल्टा लटका देगा। चांदनी आई और अधिराज के सामने थाली रखकर थाली से कवर हटाते हुए बोली, खाइए। अधिराज ने चांदनी को घूर कर देखा। उसकी कुछ तो गड़बड़ है दया वाली फीलिंग और स्ट्रांग होती जा रही थी कि जैसे ही अधिराज ने खाने की थाली देखी उसकी तो आंखें ही फैल गई।
वो कभी चांदनी को हैरानी से देखता तो कभी खाने की थाली को। चांदनी भी अधिराज को देखकर शरारती मुस्कान के साथ बोली, सर खाइए ना, मैंने सब कुछ बनाया है, बहुत मेहनत लगी बनाने में। अधिराज ने गुस्से में मुट्ठी कस ली और फिर एक नजर थाली को देखा तो उसका जी किया वो थाली उठाकर चांदनी के सिर पर दे मारे। चांदनी ने खाना तो बनाया था पर इतना कम कि इंसान गाय का खाना निकालता है तो भी उससे ज्यादा निकालता है। चांदनी ने 4 भटूरे बनाए थे लेकिन छोटे बच्चों की चूड़ी के साइज के। सब्जी बनाई थी लेकिन वो भी आधा आधा चम्मच। उसमें आधा चम्मच राजमा था तो आधा आधा चम्मच छोला और कोफ्ता। ढोकला भी आइस क्यूब के बराबर। लस्सी भी एक घूंट थी। ये खाना था बस। ऐसा लग रहा था जैसे चांदी ने पितरों के नाम का जरा जरा सा खाना निकाल कर अधिराज को कुआं समझकर उसको खाने को दिया हो। अधिराज खाने को घूर रहा था कि चांदनी फिर अधिराज को छेड़ते हुए बोली, सर क्या हुआ, खाइए ना। अधिराज के अब गुस्से की सीमा टूट गई। चांदनी कुछ ज्यादा ही उछाले मार रही है। वो चांदी की पूंछ को पेड़ से बांध देगा। उसकी भी चांदी के पागलपन को झेलने की सीमा थी। एक तो सुबह भी वो चांदी की वजह से ब्रेकफास्ट नहीं कर पाया था और अब लंच भी गया। गुस्से में अधिराज ने चांदी को खोते हुए कहा, ये खाना है। चांदनी ने थाली को एक नजर देखा फिर अपना सिर हिलाकर अपनी हंसी कंट्रोल करते हुए बोली, है तो खाना ही, पर आपकी आंखों में मोतियाबिंद हो गया है क्या जो आपको दिख नहीं रहा। अधिराज चांदनी के पास आया और गुस्से में उसके बाल पकड़कर खींचते हुए बोला, तुम मुझे इतना परेशान मत करो कि मैं गुस्से में तुम्हें जान से मार दूं। चांदनी ने अपनी आंखें बड़ी कर ली और अधिराज से अपने बाल छुड़ाने की कोशिश करते हुए बोली, सर जो जो आपने बनाने को बोला मैंने वो सब बनाया, फिर आप मेरे साथ बदतमीजी क्यों कर रहे हैं। अधिराज चिढ़ते हुए बोला, बदतमीजी? अच्छा मैं बदतमीजी कर रहा हूँ? और जो तुमने ये चिड़िया को दान में खाना देने जैसा मुझे खाने को दिया है उसका क्या। चांदनी मुंह बनाते हुए बोली, सर आपके पास कॉमन सेंस का बहुत अभाव है। आपने मुझे खाना बनाने को बोला पर कितनी क्वांटिटी में बनाना है ये क्या बताया था। मतलब आपको मौका चाहिए होता है मुझे परेशान करने का। अधिराज की आंखें बड़ी हो गई और हैरानी से बोला, मैं तुम्हें परेशान कर रहा हूं कि तुम मुझे। चांदनी तंज कसते हुए बोली, परेशान आत्मा को कोई और परेशान कर सकता है भला। यहाँ भी कॉमन सेंस का अभाव है। अधिराज ने गुस्से में चांदी के बाल और कस के पकड़ लिए और बोला, आज मैं तुम्हें बताता हूँ मेरे पास कितना कॉमन सेंस है। बोलते हुए अधिराज चांदनी को विंडो की तरफ ले जाने लगा। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। अधिराज चांदनी को खींचकर विंडो के पास लेकर आया और उसको घूरते हुए बोला, अगर जिंदा बची तो जरूर दोबारा से बताऊंगा मेरा कॉमन सेंस कितना है। बोलकर अधिराज बस चांदनी को विंडो से धक्का ही देने वाला था कि चांदनी ने जल्दी से अधिराज के बाल पकड़कर खींच लिए। अधिराज उस टाइम ऐसे किसी हमले के लिए रेडी नहीं था तो उसके मुंह से आह निकल गई। लेकिन अधिराज का गुस्सा और बढ़ गया। उसने चांदनी को घूरते हुए कहा, यह अच्छा नहीं कर रही हो। चांदनी भी चिढ़ते हुए बोली, मैं इससे अच्छा कर भी नहीं सकती और दूसरी बात शुरू तुमने किया था। कुछ घंटे पहले ही तुझे समझाया था बालों को हाथ मत लगाना। चांदनी की लैंग्वेज सुनकर तो अधिराज की आंखें और बड़ी हो गई। आपसे सीधा तुझे। चांदनी अधिराज के एक्सप्रेशन पढ़ते हुए बोली, हैरान होने की जरूरत नहीं है, तुम इसी भाषा के लायक हो। तुमसे कोई प्यार से बात करे तो उसको अपने बाप की जागीर समझते हो। तुम्हें देख के तो इज्जत आती नहीं है तो दूंगी कहाँ से। तुम्हें तो बस गालियां देने का मन करता है। अधिराज के जबड़े सख्त हो गए। चांदनी अपनी भड़ास निकालते हुए आगे बोली, पागल इंसान, पता नहीं क्यों पीछे पड़े हो। लोगों का भला करने निकली थी, यहाँ मेरा भला हुआ पड़ा है। काश उस दिन मैं तुम्हारे केबिन में आती ही ना तो ये बवाल ही शुरू नहीं होता। पता नहीं कौन सा नशा करके घूमते हो। ये बनाओ वो बनाओ, घंटा मैं कुछ बना रही हूँ। मेरी बहन को किडनैप करके मुझे गुलाम बनाने की सोच रहे हो तो तुम्हारी जानकारी के लिए बता दूं, ये तुम्हारा सपना सपना ही रह जाएगा। चांदनी को गुलाम बनाना इतना आसान नहीं है। हिम्मत है तो आमने सामने की लड़ाई करो। जाने दो मेरी बहन को। फिर जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है उसका मुकाबला आमने सामने करते हैं। देखते हैं फिर दम कितना है तुम्हारे अंदर। बोलो, चैलेंज एक्सेप्ट करते हो। चांदनी बोल रही थी और अधिराज चांदनी को घूर कर देख रहा था।
चांदनी की बकवास सुनकर अधिराज की अब हट चुकी थी। उसने फिर आओ देखा ना था सीधा चांदनी को उठाया और विंडो से फेंकते हुए बोला, देखो कितना दम है मेरे अंदर। चांदनी नीचे गिरते हुए चीख पड़ी, लेकिन जैसे उसका मुंह चलता था वैसे ही दिमाग। उसने झट से अधिराज की टाई पकड़ ली। चांदनी को तो चीखने का मौका भी मिला, लेकिन बेचारे अधिराज को तो चांदनी ने चीखने का मौका तक नहीं दिया। अधिराज विंडो से आधा नीचे झुक गया। उसके गले में मानो फंदा लग गया था। उसके गले से आवाज नहीं निकल रही थी। उसकी सांसें मानो रुकने पर आ गई थी। चांदनी उसकी टाई पकड़े लटकी थी। अब अधिराज को अपनी जान प्यारी थी, तो उसको चांदनी को ऊपर खींचना ही था। अधिराज ने जैसे तैसे दर्द बर्दाश्त करके चांदनी को ऊपर खींचा और उसको साइड फेंक कर वहीं विंडो से टेक लेकर बैठ गया और अपनी टाई ढीली करते हुए जोर जोर से खांसते हुए सांस लेने लगा। अधिराज के फेंकने से चांदनी को बिल्कुल नहीं लगी थी, क्योंकि उस टाइम अधिराज के अंदर जानी नहीं थी। उसने चांदनी को ऐसे ही छोड़ दिया था। चांदनी उठकर अधिराज के सामने आकर बैठ गई और मासूमियत से अपने दोनों गालों पर हाथ रखकर अधिराज को देखने लगी। अधिराज अपनी लाल पड़ी आंखों से चांदनी को देख रहा था, पर अभी उसकी बोलने लायक कंडीशन नहीं थी। बेचारे ने चांदनी के हाथ पैर तोड़ने का सोचा था, लेकिन चांदनी ने सीधा उसकी सांसें रोकने का प्रोग्राम सेट कर दिया था। चांदनी फिर सन्नाटे को चीरते हुए बोली, तो मिस्टर क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, अधिराज। तो देखो मिस्टर अधिराज, आज तुम मृत्यु के पास आ गए। अधिराज खा जाने वाली नजरों से चांदनी को देख रहा था। चांदनी ने अपने हाथ पीछे किए और मस्त अधिराज के सामने पैर फैला के पैर के ऊपर पैर रखकर बोली, देखो तुम खुद चलकर ओ भाग कर आए हो अपनी मृत्यु यानी मेरे पास। मैं नहीं आई थी तुम्हारे पास। अब आगे तुम्हें अपनी मृत्यु नहीं प्यारी है तो मेरी बहन को मेरे हवाले कर दो। मुझे वैसे भी तुमसे कोई मतलब नहीं है। मैं अपनी बहन को लेकर चली जाऊंगी। आगे फिर भी तुम्हें ज्यादा ही अपनी बारात निकलवानी है तो मेरा कुछ नहीं चाहता। झेलो मुझे, मैं तो मस्त ऐसी में सोऊंगी। मस्त खाना, उफ क्या खाना था। इतना बोलकर चांदनी अपने होठों पर जिम फेरते हुए आगे बोली, राजमा चावल, छोले भटूरे, कोफ्ता, लस्सी, आय हाय मीठी मीठी लस्सी। भाई पी के तो आत्मा तृप्त हो गई। अधिराज ने गुस्से में अपनी मुट्ठी भींच ली। वो यहाँ भूखा मर रहा था और ये लड़की ऐसे में बैठी अपने पेट की पूजा कर रही थी। सारा खाना तो यही भुक्कड़ खा गई होगी, तभी उसको आधा आधा चम्मच खाना मिला। अधिराज के चेहरे के एक्सप्रेशन देखकर चांदनी उसके मजे लेते हुए आगे बोली, अब आगे तुम्हारी मर्जी है। सोच समझकर अपने हित में फैसला ले लो। तुम्हारा फायदा किस में है, मुझे अपने साथ रखने में या फिर मुझे जाने देने में? अब ये तुम्हारी बुद्धि की सीमा पर भी निर्भर करता है, पर इतना बड़ा बिजनेस चलाते हुए सीमा तो थोड़ी बड़ी होगी ना। अगर फिर भी तुम्हारी सीमा छोटी है तो देखो भाई, ये तुम्हारा कसूर है, इसमें मैं कहीं से भी भागीदार नहीं हूँ। आराम से सोच लो, मैं यहीं बैठी हूँ। अगर फिर भी तुम अपनी जिद पर अटल हो तो तुम अभी तक इतना तो समझ ही चुके होंगे। मैं बस शक्ल से भोली दिखती हूँ, बाकी किसी शैतान से कम नहीं हूँ। मेरे आस पास भी रहे तो तुमको मृत्युंजय मंत्र भी ना बचा पाएगा। तो मेरी मानो तो अपनी ये टूटी हुई किश्ती समेटो और अपनी दुनिया में मस्त रहो और मुझे मेरी दुनिया में जाने दो। अधिराज ध्यान से चांदनी की बात सुन रहा था। उसकी दुनिया? अधिराज को उस लेडी की बात याद आ गई जिसने अधिराज को बताया था। चांदनी अपनी दुनिया में चली गई, ये क्या था? अधिराज समझ नहीं पा रहा था। जब जब वो सोचता है ये लड़की उसकी चांदनी नहीं है, तभी चांदनी कुछ ऐसा बोलती है कि उसको फिर लगने लगता है कि यही चांदनी है, क्योंकि दो लोगों की बातें इतनी तो नहीं मिल सकती। अधिराज शांत था तो चांदनी अपने हाथ झाड़ते हुए खड़ी हुई और बोली, इतनी शांति देखकर लगता है तुम्हारी अकल जो रोड पर भीख मांगने निकली थी वो वापस आ गई। तो मिस्टर अधिराज, आगे के लिए आपके लिए फ्री में एक सलाह। आगे से मृत्यु से बचने का एकमात्र उपाय मेरी जैसी मृत्युदायिनी से बचकर रहें। उम्मीद है आपके खाली भेजे में सब घुस चुका होगा। तो मैं चलती हूँ अपने घर, पर इन्फॉर्म कर देना चांदनी अपनी बहन को लेने आ रही है। बोलकर चांदनी जाने के लिए बढ़ी ही थी कि अधिराज ने उसका पैर पकड़कर खींच लिया।
चांदनी की आंखें बड़ी हो गई, वो मुंह के बल जमीन पर गई। गनीमत तो बस इतनी थी कि वहां मैट बिछी थी, तो उसको इतनी लगी नहीं, लेकिन डर से उसके मुंह से चीख जरूर निकल गई थी। चांदनी अपने आप को संभालती उससे पहले अधिराज ने चांदनी का पैर पकड़कर अपने पास खींच लिया। चांदनी की आंखें और बड़ी हो गई। अधिराज ने चांदनी का हाथ पकड़ा और अपनी तरफ घुमा लिया। चांदनी हैरानी से जमीन पर लेटी आंखें फाड़े अधिराज को देख रही थी। फिर अधिराज ने चांदनी को बाजू से पकड़ा और उठाकर उसे अपने सामने बिठाया और उसके बाल जो आगे आ गए थे उसको पीछे करके बोला, तो क्या नाम है तुम्हारा? हाँ, चांदनी। तो मिस चांदनी, तुमने सुना तो होगा, जंगल में रहकर शेर से नहीं उलझते। चांदनी अपनी आंखें छोटी करके अधिराज को देख रही थी। वो कुछ बोलती उससे पहले अधिराज ने अपने गले की टाई निकाली और चांदनी के गले में पहनाकर टाई थोड़ी टाइट करते हुए बोला, वरना शेर को तुम्हारा चांदनी सब अलग करते समय नहीं लगेगा। चांदनी को अपना गला कुछ दबा हुआ सा महसूस हुआ, तो उसने अपने मुंह को सांस लेने के लिए खोल लिया, लेकिन अधिराज ने चांदनी का मुंह बंद कर दिया और बोला, बहुत शौक है ना मुझे चैलेंज करने का, तो जाओ ले जाओ अपनी बहन को, पर प्रॉमिस 8 घंटे, सिर्फ 8 घंटे में तुम खुद मेरे पास आओगी और बोलोगी, मुझे आपकी जरूरत है, प्लीज हेल्प मी। चांदनी ने गुस्से में अपने गले से टाई निकाली और बोली, सपने देखो। अधिराज सपने देखता नहीं बनाता है, पर तुम्हें अब सपने कभी नहीं आएंगे। नींद जो उड़ने वाली है तुम्हारी, तो योर टाइम स्टार्ट नाउ। जाओ उस रूम में तुम्हारी बहन है, ले जाओ उसे। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। फिर उसने सिर घुमाकर अधिराज ने जिस और इशारा किया उस ओर देखा, तो वहां वॉल इस तरह पेंट की गई थी कि समझ न आए वहां डोर है। अधिराज ने छोटे से रिमोट की बटन दबाई तो डोर ओपन हो गया। चांदनी के तो होश उड़ गए। क्या उसकी बहन इतने टाइम से उसके पास ही थी? वही बेवकूफ उसको ढूंढ नहीं पाई। चांदनी शौक में थी कि अधिराज ने फिर चांदनी के गले में टाई पहना दी और उसका मुंह हैरानी से खुला बंद करते हुए बोला, तो मिस चांदनी जी, अपनी टूटी हुई किश्ती उठाइए और अपनी बहन को लेकर अपनी दुनिया में रवाना होइए। देखते हैं कितने समय तक आपकी दुनिया चलती है। वापस तो तुम्हें मेरी ही दुनिया में आना पड़ेगा। चांदनी ने घूर कर अधिराज को देखा, पर अभी वो अधिराज से कोई बहस नहीं करना चाहती थी। पहले उसे नंदू को देखना था। नंदू तो सही है ना? चांदनी ने चिढ़कर अपने गले से टाई निकाली और उठकर रूम की तरफ भागी, तो नंदू रूम में टॉय कार चला रही थी। नंदू बहुत खुश लग रही थी। चांदनी जल्दी से उसके पास आई और उसको गले से लगा लिया। चांदनी को देखकर नंदू और भी खुश हो गई और अपनी मीठी सी आवाज में बोली, दीदी आपका काम हो गया। चांदनी ने जल्दी से नंदू को कार से उतारा और उसको अपनी गोद में लेकर बोली, हम घर जाकर बात करेंगे। नंदू ने अपना सिर हिला दिया और बोली, दादा भी हमारे साथ चलेंगे ना? चांदनी ना समझे से बोली, कौन दादा? नंदू बोली, दीदी अधिराज दादा, वो बहुत अच्छे हैं, मुझे उनके साथ रहना है, आप उनको भी अपने घर लेकर चलो ना। चांदनी की आंखें हैरानी से बड़ी हो गई। नंदू फिर बोली, दीदी बोलो ना, दादा कहाँ हैं? चांदनी ने अपने आप को होश में लाया और नंदू पर थोड़ा नाराज होते हुए बोली, वो अधिराज तुम्हारा कोई दादा वादा नहीं है, समझी? हम दोनों अभी घर चल रहे हैं और तुम अब कोई जिद नहीं करोगी। नंदू रोने लगी और बोली, दीदी प्लीज मुझे दादा चाहिए। चांदनी ने नंदू को गुस्से में देखा, पर अभी उसको वहां से निकलना ज्यादा सही लगा, तो वो जल्दी में नंदू को रोता हुआ लेकर वहां से निकल गई। उस समय अधिराज भी केबिन में नहीं था, लेकिन अधिराज सब होते देख रहा था। उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान थी। चांदनी नंदू को लेकर घर आ गई थी, लेकिन नंदू का रो रो कर बुरा हाल था। न वो कुछ खा रही थी न पी रही थी। चांदनी को समझ ही नहीं आ रहा था कि अधिराज ने एक रात में नंदू के ऊपर ऐसा क्या जादू किया है कि नंदू उसकी इतनी अंधभक्त बन गई है कि चांदनी तक की बात सुनने को तैयार नहीं है। नंदू को रोते हुए 7 घंटे बीत चुके थे। उसने एक बूंद पानी तक नहीं पिया था। चांदनी को लगा शायद अधिराज ने नंदू को खिलौने से पहनाया होगा, तो चांदनी से वही कार्ड जो नंदू अधिराज के केबिन में चला रही थी वो लेकर आई। लेकिन नंदू को ना खिलौने चाहिए थे ना कुछ और।
उसको तो बस अधिराज चाहिए था। नंदू रोते रोते बेहोश हो गई तो चांदनी की जान मुँह आ गई। वो तुरंत नंदू को लेकर डॉक्टर के पास पहुंची। नंदू की कंडीशन देखकर डॉक्टर ने उसको एडमिट कर लिया था। चांदनी वहीं बाहर बैठी सोच रही थी अधिराज ने क्या काला जादू किया है उसकी बहन के ऊपर। पर वो भी अपनी बात की इतनी कट्टर थी कि उसने सोच लिया था वो कैसे भी नंदू को संभाल लेगी, लेकिन अधिराज के पास नहीं जाएगी। चांदनी आंखों में आंसू लिए बैठी थी। उसको नंदू के लिए डर सता रहा था कि डॉक्टर रूम से बाहर आए और बोले, मैम, पेशेंट के कोई दादा हैं जिससे वो दूर हुई है तो प्लीज आप उनको बुला लीजिए। चांदनी की आंखें बड़ी हो गई। वो तुरंत बोली, नंदू के कोई दादा नहीं है। डॉक्टर बोले, मैम देखिए, मुझे इस फील्ड में काम करते हुए 20 साल हो चुके हैं। मैं बच्चा देखकर बता सकता हूँ उसको बीमारी क्या है। और यहाँ तो पेशेंट खुद बेहोशी की हालत में बस दादा दादा कह रही है। तो आप अगर अपनी बहन को सही देखना चाहती हैं तो उनके दादा जहाँ भी हो उनको बुला लीजिए। बच्चे बहुत नाजुक होते हैं, उनके दिल में अगर कोई अपनी जगह बना लेता है तो वो उसके बिना नहीं रह पाते। इस समय पेशेंट की कंडीशन उस 6 महीने के बच्चे जैसी है जिसकी माँ उसको छोड़कर दुनिया से चली जाती है। बाकी आगे आप समझदार हैं, वरना पेशेंट की कंडीशन देखकर अगर कुछ देर और उसको होश नहीं आया तो हमें उसको वेंटिलेटर पर रखना पड़ेगा। चांदनी को एक जोर का धक्का लगा। वो वहीं बेंच पर अपने सिर पर हाथ रख कर बैठ गई। चांदनी के लिए नंदू जरूरी थी, उसकी सेल्फ रिस्पेक्ट नहीं। उसने अपने आंसू पोंछे और जल्दी से फोन निकालकर अधिराज को कॉल किया तो अधिराज ने कॉल पिक नहीं किया। चांदनी ने कई बार कॉल ट्राई किया लेकिन अधिराज ने एक बार भी आंसर नहीं किया। तो चांदनी तुरंत उसके घर के लिए निकल गई। चांदनी घर पहुंची तो वॉचमैन ने उसको बाहर ही रोक दिया। चांदनी ने जैसे तैसे वॉचमैन को अंदर जाने के लिए मनाया तो दूसरे वॉचमैन ने आकर उसको बताया अधिराज तो कंपनी से वापस घर ही नहीं आया। चांदनी फिर अधिराज की कंपनी के लिए निकल गई तो वहां उसको पता चला कंपनी से तो अधिराज बहुत पहले ही चला गया था। चांदनी को अब कुछ समझ नहीं आ रहा था वो अधिराज को कहाँ ढूंढे। अधिराज जहां जहां हो सकता था उसने सब जगह देख लिया था, अधिराज की सारी कंपनी घर सब। अब इससे ज्यादा तो वो अधिराज के बारे में कुछ जानती नहीं थी तो ढूंढती कहाँ। चांदनी थक हार और हताश मन से हॉस्पिटल वापस आ गई। उसको अब अपने ऊपर ही गुस्सा आ रहा था। वो कैसे भूल गई वो अकेले नहीं है, नंदू की जिम्मेदारी है उसके ऊपर। अधिराज से उलझने से पहले उसको नंदू के बारे में सोचना चाहिए था। चांदनी फिर निराश मन से रोते हुए नंदू के रूम के बाहर रखी बेंच पर बैठ गई। चांदनी की हिम्मत नहीं थी वो नंदू को अंदर जाकर देखे, लेकिन तभी उसके कान में नंदू के हंसने की आवाज पड़ी। चांदनी शॉक हो गई और जल्दी से उठी और डोर ओपन किया ही था कि अंदर का नजारा देखकर उसके कदम वहीं रुक गए। बेड पर अधिराज लेटा था और उसके ऊपर नंदू और दोनों गेम खेल रहे थे। और नंदू हंसते हुए बोल रही थी, दादा इसको नहीं, इस वाले ज़ॉम्बी को मारो। चांदनी की आंखों में आंसू के साथ साथ हैरानी भी थी, पर उसको गुस्सा भी फट गया था। ये अधिराज का बच्चा चाहता क्या है उससे। पहले नंदू को अपने बस में करके हॉस्पिटल पहुंचा दिया और अब उसके साथ खेल रहा है। ये सब चल क्या रहा है। चांदनी गुस्से में अंदर आई और नंदू को अधिराज के ऊपर से उठा लिया। अधिराज ने सिर घुमाकर चांदनी को देखा तो उसके चेहरे पर एक डेविली स्माइल आ गई। चांदनी और चिढ़ गई, लेकिन वो अभी नंदू के सामने कोई तमाशा नहीं करना चाहती थी। नंदू को होश आ गया, यही बहुत था। चांदनी ने अपना फोन निकाला और नंदू को देकर बोली, गेम इसमें खेलो, और नंदू को बेड के दूसरी साइड बैठाने चली गई। अधिराज शैतानी मुस्कान के साथ लेटा हुआ चांदनी को देख रहा था। चांदनी नंदू को बैठाकर गुस्से में अधिराज के पास आई और उसका हाथ पकड़कर खींचते हुए बोली, चलो। लेकिन अधिराज पहाड़ जैसा इंसान अपनी सूखी कांटे जैसी लड़की से हिलता क्या। अधिराज अपनी जगह से जरा सा भी नहीं हिला तो चांदनी ने घूर कर उसको देखा और बोली, चलो वरना अच्छा नहीं होगा। अधिराज ने एक डेविल स्माइल के साथ कहा, तुम अब भी मुझे धमकी देने की हिम्मत रखती हो। चांदनी ने वहीं साइड में रखा खाली इंजेक्शन उठाया और अधिराज के हाथ में घुसाकर बोली, मैं धमकी नहीं देती, सीधा कांड करती हूँ। अचानक से हुए हमले से अधिराज के मुंह से आह निकल गई। नंदू तुरंत अधिराज को देखकर बोली, क्या हुआ दादा। चांदनी ने अधिराज को बोलने का मौका दिए बिना ही नंदू से कहा,
तुम्हारे दादा मीठा थोड़ा ज्यादा खाते हैं ना, तो इनको लाल चींटी ने काट लिया। अब तुम चॉकलेट मत खाना वरना तुमको भी काट लेगी। नंदू ने तुरंत अपना सिर हिला दिया और बोली, ओके दीदी, अब मैं मीठा बिल्कुल नहीं खाऊंगी। अधिराज घूर कर चांदनी को देख रहा था कि चांदनी ने झटके से अधिराज के हाथ में घुसा इंजेक्शन निकाला और फिर उसके बैग पर पॉइंट करते हुए बोली, चल रहे हो कि घुसा दूं? अधिराज की आंखें बड़ी हो गई। क्या बेशर्म लड़की थी। वो जल्दी से उठकर खड़ा हो गया। चांदनी अधिराज को बाहर ले जाने लगी तो नंदू फिर बोली, दीदी, दादा को कहाँ ले जा रही हो? चांदनी का मन तो कर रहा था बोलते जमीन में जिंदा गाड़ने, पर नंदू के कारण मजबूरी में छोटी मुस्कान के साथ बोली, तुम्हारे दादा भूखे हैं, कुछ खिला दो? नंदू ने अपना सिर हिला दिया, पर अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर ली। चांदनी की रूढ़ आवाज से लग रहा था वो अधिराज को खाना तो ना खिलाएगी तो फिर क्या। चांदनी ने अधिराज की शक्ल देखी तो बोली, वही खिलाऊंगी जो तुम्हारे दिमाग में चल रहा है। अधिराज की आंखें बड़ी हो गई, मतलब ये लड़की उसको मारेगी, इसकी इतनी हिम्मत। पर अधिराज कुछ बोलता उससे पहले चांदनी अधिराज का हाथ पकड़कर रूम के बाहर लाई और उसको धक्का देते हुए बोली, तुम्हारी प्रॉब्लम क्या है? अधिराज चांदनी को घूर कर देखने लगा। चांदनी फिर अधिराज को धक्का देने वाली थी कि अधिराज ने उसका हाथ पकड़ लिया और मोड़कर पीछे उसकी कमर से लगाते हुए बोला, मुझे हाथ लगाने से पहले अपनी बहन के बारे में सोच लेना, मैं उसको हाथ भी नहीं लगाऊंगा, वह अपने आप भगवान। अधिराज ने अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चांदनी की आंखों में आंसू आ गए और वो अधिराज को धक्का देकर दूर करते हुए भरे गले से बोली, तुमने क्या किया है मेरी बहन के साथ? अधिराज के चेहरे पर फिर शैतानी मुस्कान आ गई और वो बोला, तुम्हारे लिए टॉप सीक्रेट है, बहुत होशियार हो ना, जाओ पता लगा लो। चांदनी अब परेशान हो चुकी थी। बिना मतलब ये इंसान उसको इतना परेशान कर रहा था, वो तो जानती तक नहीं अधिराज को। चांदनी एकदम निराश मन से बोली, मैं नहीं हूँ होशियार, ना मुझे होना है। तुम क्यों मेरे पीछे पड़े हो? मैं तो तुम्हें जानती तक नहीं। उस दिन ऑफिस में तुम्हें पहली बार देखा था और तुमने इतने लोगों को जॉब से निकाल दिया था, तो मैं बस नॉर्मल बात करने आई थी। बदतमीजी तुमने शुरू की थी मुझे घूर कर, फिर भी मैंने तुम्हारी जॉब छोड़ दी ना। दोबारा तुमसे जॉब मांगने आई क्या? या तुमसे एक बार भी गलती से भी मिली तो किस जन्म का बदला ले रहे हो मुझसे? चांदनी बस अपने मन की भड़ास निकाले जा रही थी और अधिराज आराम से बेंच पर टेक लेकर बैठ गया था, जैसे चांदनी की बकवास खत्म होने का वेट कर रहा हो। चांदनी फिर कुछ सोचते हुए बोली, ओ एक मिनट, अब समझ आया, तुम्हारी बीवी भाग गई। तुम्हें उससे कुछ काम था, ये साइन चाहिए थे और मैंने तुम्हें मना कर दिया, तुम इसलिए मेरे पीछे पड़े हो। अधिराज ने अपनी आईब्रो छोड़ ली पर कुछ बोले नहीं। चांदनी फिर बोली, कहाँ साइन करना है, किसके सामने साइन करना है, मैं कर दूंगी। अब मेरा पीछा छोड़ो और जो काला जादू तुमने मेरी बहन पर किया है उसको प्लीज बंद करो। अधिराज ने गहरी सांस ली और बोला, हो गया या और बकवास करनी है? चांदनी शांति से अधिराज को बस देखती रही। अधिराज ने अपने पैर के ऊपर पैर चढ़ाया और बोला, मुझे तुमसे कोई साइन नहीं चाहिए। चांदनी परेशान सी बोली, तो फिर तुम चाहते क्या हो मुझसे? अधिराज मुस्कुराकर बोला, बस इतना कि तुम मेरी फ्री की नौकरानी बनकर रहो। चांदनी चिल्लाते हुए बोली, क्या? अधिराज ने अपनी आंखें छोटी कर दी और बोला, और हाँ, मेरे सामने ना आवाज थोड़ी नीचे, इतना लाउड ना मुझे सुनने की आदत है, ना ही मैं बर्दाश्त करता हूँ कि कोई मेरे सामने आवाज ऊंची करे। चांदनी गुस्से में अधिराज को देख रही थी। अधिराज खड़ा हुआ और चांदनी के पास आकर उसकी आंखों में देखते हुए बोला, कल से अपनी नौकरानी वाली जॉब पर आ जाना, तुम्हारा काम तो पता ही होगा ना तुम्हें। फिर भी बता देता हूँ, मेरे घर का ऑफिस का सब काम तुम्हें करना है, मेरे पीछे साय की जैसे रहना है। मुझे प्यास लगी तो मेरे मांगने से पहले तुम्हें मुझे पानी देना है। और हाँ, खाना। जो हरकत तुमने आज की मुझे भूखा रखी, तो तुम अपनी बहन को 7 घंटे भूखा प्यासा देकर इतना तो समझ चुकी होगी, दोबारा मैं भूखा रहा तो नंद में रहेगी। चांदनी का गुस्सा बेबसी में बदल गया। अधिराज ने फिर अपने पॉकेट से टाई निकाली और चांदनी के गले में पहनाकर बोला, एक फ्री की एडवाइस दूं, बस जैसा बोल रहा हूँ वैसा करो, तुम नहीं नंदू फायदे में रहेगी। बोलकर अधिराज मुस्कुरा दिया और जाने लगा तो चांदनी ने उसका हाथ पकड़कर रोक लिया और बोली, जैसा तुम बोलोगे मैं वैसा ही करूंगी। चाहो तो तुम्हारी तसल्ली के लिए ये पेपर पर लिखकर भी दे दूंगी, पर तुमने मेरी बहन पर जो काला जादू किया है उसको हटा दो।
अधिराज हंस दिया और बोला, पढ़ी लिखी होकर ब्लैक मैजिक पर विश्वास रखती हूँ। चांदनी की आंखों से आंसू निकल आए और वो बेबसी से बोली, प्लीज नंदू को ठीक कर दो। अधिराज को ऐसे चांदनी का रोकर बोलना अच्छा नहीं लगा। उसने अभी तक चांदनी को निडर ही देखा था और उसको चांदनी वैसे ही पसंद आई थी। उसको पहली बार ऐसा फील हुआ था कोई उसकी टक्कर का मिला है, लेकिन अभी अधिराज को अच्छा फील नहीं हुआ तो उसने चांदनी का हाथ झटक कर अपना हाथ छुड़ा लिया और वहां से जाते हुए बोला, मैंने कोई ब्लैक मैजिक नहीं किया। बोलते हुए अधिराज चला गया तो चांदनी वहीं बैठकर रोने लगी। अगले दिन चांदनी सुबह जल्दी ही नंदू को लेकर अधिराज के घर पहुंच गई थी। अधिराज ने पहले ही नंदू को समझा दिया था, अब वो कल सुबह मिलेंगे। तो नंदू ने बस एक दो बार अधिराज के बारे में पूछा और फिर चांदनी के समझाने पर समझ में गई। लेकिन सुबह होते ही उसने फिर अधिराज के पास जाने की जिद पकड़ ली थी। चांदनी समझ ही नहीं पा रही थी कि आखिर अधिराज ने नंदू को अपने बस में किया कैसे हुआ है। चांदनी अधिराज के घर पहुंची तो नंदू दादा दादा चिल्लाने लगी। अधिराज नंदू की आवाज सुनकर हॉल में आया तो उसके चेहरे पर एक जीत भरी मुस्कान आ गई, लेकिन चांदनी का खून खोल कर रह गया। और ऐसा होता भी क्यों ना, वो बेचारी कुछ कर भी तो नहीं सकती थी, इसलिए उसने अपने गुस्से की लस्सी बनाई और पी गई। अधिराज नीचे आया तो नंदू तुरंत उसकी गोद में चली गई। अब तो और चांदनी के सीने में आग लग गई, पर इस आग का भी कोई फायदा नहीं था। अधिराज ने चांदनी का गुस्से से लाल पड़ा चेहरा देखा तो उसको और जलाने के लिए बोला, नंदू और मेरे लिए हमारी पसंद का ब्रेकफास्ट रेडी करो। नंदू मुस्कुरा दी, लेकिन चांदनी ने अपनी मुट्ठी कस ली। मन तो उसका था उसके अंदर जो आग जल रही है उसमें अधिराज को जलाकर उसका भुना हुआ कबाब बना दे, पर मजबूरी की मारी चांदनी फिर अपनी आग पर ठंडे दिमाग से छिड़काव किया और गुस्सा आने के बाद भी नॉर्मल आवाज में बोली, मुझे तुम्हारी पसंद नापसंद नहीं पता है तो तुम क्या ठूसो। इतना बोलकर चांदनी रुक गई। अधिराज ने भी अपनी आईब्रो छुड़ा ली। चांदनी जल्दी से अपनी बात सही करते हुए बोली, तुम क्या खाओगे बता दो, बना दूंगी। अधिराज ने अपनी एक आईब्रो उठाकर कहा, तुम जैसे इशारे में बोल रहा हो, गिव मी सम रिस्पेक्ट, आई एम योर बॉस। चांदनी भी अधिराज का इशारा बराबर समझ गई। बेचारी समझती भी कैसे ना, उसकी जान नंदू जो अधिराज की गोद में थी। चांदनी फिर तुरंत बोली, प्रिय सर, आप क्या नाश्ता करना पसंद करेंगे, कृपया करके बताने का कष्ट करें। अधिराज मुस्कुरा दिया और बोला, गुड टर्न, इसे आगे भी ऐसे ही मेंटेन करके रखना। चांदनी ने अपने दांत पीस लिए और अपने मन में बोली, तेरा पूरा मेंटेनेंस बिल ना बिगाड़ दूं, पगलेट बोडम आदमी। पर चांदनी के मन की बात अधिराज कहाँ सुन सकता था, वरना अच्छे से चांदनी को बोडम का मतलब बता था। अधिराज ने चांदनी के चेहरे के बदलते एक्सप्रेशन को देखकर कहा, मुझे मन में भी ऊट पटांग बोलने का सोचा तो। बोलते हुए अधिराज ने प्यार से नंदू की गर्दन पर पीछे से हाथ रख लिया। चांदनी डर गई। वो समझ गई थी अधिराज इशारे में नंदू की गर्दन दबाने की बात कर रहा है। चांदनी तुरंत आगे आकर बोली, मैं कुछ नहीं सोच रही हूँ, आप प्लीज बता दो आपको क्या खाना है, मैं बना दूंगी। अधिराज फिर मुस्कुरा दिया और बोला, नौकरानी कौन है, तुम। मुझे क्या पसंद है क्या नहीं ये जानना तुम्हारा काम है, ना कि मेरा। जो तुम्हें अपनी डिटेल देता घूमो, नौकरानी हो बीवी नहीं, समझी। तो जाओ पता करो तुम्हारे मालिक को क्या पसंद है। और हाँ, मुझे सारा काम टाइम पर पसंद है, तो एक सेकंड की भी देरी ना हो किसी काम में। चांदनी की आंखें लाल पड़ गई। अधिराज ने चांदनी को इग्नोर किया और नंदू को लेकर अपने रूम में चला गया। चांदनी बस अधिराज को देखकर अपना खून जलाकर रह गई, पर अधिराज के जाने के बाद वो चेप पड़ी और वहीं रखी टेबल पर जोर जोर से लात मारते हुए बोली, बीवी, दुष्ट आदमी, मर जाऊं पर तेरी बीवी सपने में भी ना बनूं। अभी तेरा समझ चल रहा है ना, बोराले जितना बोराना हूँ। बस एक बार तेरे काले जादू से अपनी बहन को निकाल लूं, फिर तुझे बताती हूँ मैं किस टाइप की नौकरानी हूँ। कुछ समय बाद चांदनी ने नंदू और एक सर्वेंट की मदद से अधिराज की पसंद का नाश्ता बना लिया था। अधिराज नंदू को लेकर आया तो फिर चांदनी उसको घूर कर देखने लगी, पर अधिराज को कोई फर्क पड़ता था क्या। नंदू बस 4 साल की थी तो अपने हाथों से ठीक से खाना नहीं खा पाती थी। चांदनी नंदू के पास आई और उसको ब्रेकफास्ट कराने के लिए निवाला तोड़ा ही था कि अधिराज नंदू से बोला,
नंदू किसके हाथों से नाश्ता करेगी? नंदू मुस्कुराकर बोली, दादा के। चांदनी हैरानी से नंदू को देखने लगी। नंदू उसके सिवा किसी और के हाथों से खाना नहीं खाती थी। उसकी बहन इतनी कैसे बदल गई? पर अधिराज ने चांदनी को देखा तो उसको और चलाने के लिए नंदू की चेयर अपने और पास खींच ली और उसको ब्रेकफास्ट कराने लगा। चांदनी की आंखें कुछ नम हो गई थी, लेकिन अभी नंदू पूरी तरह अधिराज के कंट्रोल में थी। चांदनी को पहले ये पता करना होगा अधिराज ने नंदू के ऊपर किया क्या है, उसके बाद ही वो कुछ कर सकती थी। अभी शांत रहने में ही नंदू की भलाई थी। अधिराज ने नंदू को नाश्ता कराया और बोला, चलो अपनी दीदी को बाय बोलो और आप अब मेरे रूम में जाओगे। नंदू ने अपना सिर हिला दिया और चांदनी के पास आकर उसके पैरों से चिपक कर बोली, बाय दीदी, अच्छे से काम करना और दादा को बिल्कुल परेशान मत करना। चांदनी नजरें नीचे करके नंदू को देख रही थी। नंदू फिर चांदनी से दूर हुई और अधिराज के रूम की तरफ भाग गई। चांदनी ने उसको रोकने के लिए हाथ बढ़ाया, लेकिन वो कुछ बोलती उससे पहले अधिराज बोला, फायदा नहीं है, वो एकदम ठीक है, तुम मेरे ऊपर ध्यान दो, मुझे कुछ भी हुआ तो नंदू। अधिराज ने फिर अपनी बात अधूरी छोड़ दी। चांदनी ने तिरछी नजरों से अधिराज को देखा पर कुछ बोली नहीं। अधिराज मुस्कुरा दिया और चांदनी के साइड से होकर निकलते हुए बोला, इस आग का यूज मेरे लिए लंच बनाने में करना, ओके? बोलकर अधिराज बस 4 कदम ही आगे बढ़ा था कि मुंह के बल भर्रा के गिर पड़ा। चांदनी के चेहरे पर एक शैतानी मुस्कान आ गई। वो जल्दी से भागकर अधिराज के पास आई और हैरान होने का नाटक करते हुए बोली, सर ये क्या हुआ आपको? अधिराज ने घूरकर चांदनी को देखा और उठकर खड़ा हो गया। उसके पैरों में कुछ फंसा था, लेकिन अधिराज ने नजरें घुमाकर चारों तरफ देखा पर उसको कुछ नहीं दिखा। चांदनी फिर भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, सर आप ठीक तो हैं? कहीं से टूटे तो नहीं? मैं जानवरों के डॉक्टर को बुलाऊं क्या? अधिराज ने अपने चपड़े सख्त कर लिए और बोला, स्मार्ट बन रही हो? चांदनी बेचारा सा मुंह बनाकर बोली, सर ये क्या होता है? मैं तो स्मार्ट का मतलब भी नहीं जानती, मैं तो बस आपकी चिता जला अरे मतलब चिंता जता रही थी। अधिराज गुस्से में चांदनी को देख रहा था। वो चांदनी की ये गोलमोल बातों को अच्छे से समझ रहा था और ये भी चांदनी ने ही अपना दिमाग लगाकर उसको गिराया है। लेकिन अब जब सबूत नहीं तो वो चांदनी से कुछ बोल नहीं सकता था। अधिराज ने गुस्से में चांदनी को देखते हुए कहा, मैं अच्छे से तुम्हें स्मार्ट का मतलब बताता हूँ, चलो। चांदनी तुरंत आगे बढ़ गई और बोली, चलिए सर मैं आपके आगे चलती हूँ, कहीं फिर आप अपने कैरेक्टर के जैसे फिसल न जाए। बोल के चांदनी बड़े कदमों के साथ बाहर भाग गई। अधिराज बस उसको घूरता रह गया। अब चांदनी तो चांदनी थी, शांति से बैठकर अपने ऊपर जुल्म होते नहीं देख सकती थी। सामने से अधिराज को मार मार के लाल नहीं कर सकती थी तो क्या हुआ? अधिराज को किसी और तरीके से तो मारकूट के लाल कर सकती थी। हिसाब बराबर होना चाहिए, बाकी फर्क नहीं पड़ता कैसे अधिराज की वाट लगा रही है। अधिराज भी बाहर आया तो उसकी आंखें छोटी हो गई। चांदनी साइकिल पर बैठी थी। अधिराज चांदनी के पास आया तो अधिराज के कुछ बोलने से पहले चांदनी बोली, सर मुझे गाड़ी तो चलानी नहीं आती और मैं अभी तक गाड़ी चलाना सीख भी नहीं पाई, पर मुझे साइकिल बहुत अच्छी चलानी आती है, तो आप पीछे बैठ जाइए, मैं साइकिल से आपको कंपनी ले चलती हूँ। अधिराज की आंखें फट के आठ हो गई। वो साइकिल से अपनी कंपनी जाएगा? अधिराज के चेहरे के उड़े रंग को देखकर चांदनी शैतानी मुस्कान मुस्कुरा दी और बोली, अगर आपको पीछे बैठने में कंफर्टेबल नहीं है तो आप आगे बैठ जाइए। ये तो अधिराज की घोर बेइज्जती हो गई थी। वो साइकिल पर बैठेगा वो भी आगे, और साइकिल वो भी एक लड़की चलाएगी। अधिराज जान से मार देगा चांदनी को, पर चांदनी भी पूरी प्लानिंग के साथ थी। उसने अधिराज को गुस्सा करने का मौका नहीं दिया और बोली, सर चलिए आपकी तो मीटिंग होगी ना, इतने बड़े फटीचर ओ मतलब इतनी बड़ी फैक्ट्री के मालिक हो। अधिराज ने अपनी मुट्ठी कस ली। ये लड़की उसकी बेइज्जती पर बेइज्जती किए जा रही थी। अधिराज चिढ़कर चांदनी के पास आया और उसको घूरते हुए बोला, बहुत मुंह चला रही हो, भूलो मत नंदू मेरे पास है। चांदनी फिर भोली बनने का नाटक करते हुए बोली, सर मैंने क्या किया? गाड़ी मुझे चलानी नहीं आती, आप लेट हो जाओगी इसलिए साइकिल से चलने की बात कर रही थी। अधिराज चिढ़ते हुए बोला, तो तुम इस साइकिल से समय से पहले कंपनी पहुंच जाओगी? चांदनी बोली, यस सर। अधिराज अपनी गाड़ी में बैठ गया और ग्लास नीचे करके बोला,
तो फिर ठीक है, तुम्हें मुझसे पहले कंपनी पहुंचना होगा। अगर तुम लेट हुई तो तुम्हें कंपनी के डोर पर सबके सामने 100 बार उठक बैठक करके मुझसे माफी मांगनी होगी। चांदनी एक चालाक मुस्कान के साथ बोली, अगर मैं जीत गई तो क्या आप भी मुझसे सबके सामने उठक बैठक करके माफी मांगेंगे? अधिराज गुस्से में स्टीयरिंग पकड़ते हुए बोला, तुम पहले जीत के तो दिखाओ, फिर बात करना। चांदनी ने अधिराज को एक तिरछी मुस्कान के साथ देखा और बोली, अपनी जबान के पक्के हो तो अभी बोली, अपनी बात याद रखना। बोलकर चांदनी साइकिल से आगे बढ़ गई। चांदनी अपनी फुल स्पीड से साइकिल चला रही थी कि अधिराज उसको हॉर्न देकर एक डेविल स्माइल के साथ आगे निकल गया। चांदनी ने अपनी पहली नजरों से अधिराज को देखा और अपनी स्पीड और बढ़ा दी। आगे चलकर सिग्नल पर अधिराज रुका तो इस बार चांदनी उसको साइकिल की घंटी बजाकर एक तिरछी मुस्कान देकर सिग्नल होने पर भी रोड क्रॉस कर गई। अधिराज बस उसको आंखें बड़ी करके देखता रह गया। अब देखता भी क्यों ना, वो सिग्नल नहीं तोड़ सकता था ना। बेचारे का चालान कट जाता, ऊपर से ब्रेकिंग न्यूज अलग से बनती। अब साइकिल का कोई चालान नहीं काट सकता, तो चांदनी अपनी स्मार्टनेस दिखाते हुए आगे निकल गई। आज फिर चांदनी ने अपनी स्मार्ट दिमाग से अधिराज को धूल चटा दी थी। अब अधिराज अच्छे से समझ गया था चांदनी क्यों इतने कॉन्फिडेंस से बोल रही थी कि वो जीत गई। तो अधिराज को अपनी कंपनी में पहुंचने में 4 सिग्नल क्रॉस करने पड़ते हैं और सिग्नल से निकलने में 5 मिनट पकड़ के चलो, और वो सिग्नल तोड़ भी नहीं सकता। जरूरी नहीं है कि वो सिग्नल पर सबसे आगे हो। कभी कभी रोड पर इतनी भीड़ होती है कि जब तक वो रोड क्रॉस करने तक पहुंचेगा तब तक सिग्नल फिर रेड हो जाएगा। तो 5 मिनट की जगह 10 से 15 मिनट पकड़ कर चलो। और फिर आजकल की ट्रैफिक से तो सभी वाकिफ हैं, लेकिन चांदनी साइकिल से थी। अगर वो सिग्नल पर नहीं रुकी तो भी कुछ नहीं जाएगा। वो साइकिल कहीं से भी जरा सी जगह से भी निकाल सकती थी। बड़ी गाड़ी निकलने में समय ज्यादा लगता है। अब अधिराज को लग रहा था उसने जोश में होश खो के चांदनी से शर्त लगाकर ठीक नहीं किया। चांदनी सच में दिमागू पार्टी है। उसने आज अपने दिमाग से अधिराज को पहले सिग्नल पर ही मात टेला ली थी। अब वो जानता था कि वो ही हारेगा। अधिराज अपनी कंपनी पहुंचा तो चांदनी मेन डोर पर ही चेयर डालकर बैठी थी। चांदनी पूरी तरह पसीने से तरबतर थी। उसके चेहरे से थकान साफ समझ आ रही थी। अधिराज अच्छे से जानता था चांदनी वॉचमैन के जैसे डोर पर क्यों बैठी है, पर वो और डोर पर उठक बैठक करके चांदनी से माफी मांगेगा कभी भी नहीं। उसके इतने बुरे दिन भी नहीं आए हैं। अधिराज ने अपने एटीट्यूड को कम नहीं होने दिया और कंपनी के अंदर जाने के लिए आगे बढ़ा तो चांदनी ने अपना पैर उसके आगे बढ़ा दिया और बोली, सर शायद आप भूल गए, आपने कुछ बोला था। अधिराज अब अपनी नाक झुकने तो दे नहीं सकता था। उसमें ईगो कम थोड़ी ना थी। उसने भी चांदनी को घूर कर देखा और बोला, मैंने भी कुछ कहा था तुमसे, तुमने किया, पर मुझे टाइम से अगर वो नहीं मिला तो तुम समझदार हो। नंदू का क्या होगा? नंदू का नाम सुनकर चांदनी सोच में पड़ गई। अधिराज ने उससे कुछ कहा था क्या? वो कुछ भूल रही है क्या? चांदनी ने सुबह से अधिराज के साथ हुई सारी बातें याद की तो उसको कुछ याद नहीं आया। फिर उसने सोचा वो अधिराज से ही पूछ लेती है। चांदनी ने जैसे अधिराज की तरफ देखा उसकी आंखें बड़ी हो गई। अधिराज तो चांदनी को सोचता देख पहले ही अंदर चला गया था। बेचारी चांदनी सोचती रह गई और अधिराज उसको चूना लगा गया। चांदनी को अब ये बात समझ आई तो उसका मुंह हैरानी से खुल गया। उसने जल्दी से पलटकर अधिराज को देखा तो अधिराज हवा के जैसे गायब हो चुका था। चांदनी ने अपनी मुट्ठी कस ली और खुद से ही बोली, चीटर आदमी, धोखेबाज, छोड़ूंगी नहीं। उठक बैठक तो उसको करनी ही पड़ेगी। चांदनी खड़ी हुई तो उसके पैरों में तेज दर्द हुआ। इतनी साइकिल चलाने के बाद ऐसे तो होना ही था। फिर भी गुस्से में दर्द गया भाड़ में। पहले अधिराज की पाट लगानी जरूरी थी। वो चांदनी को गोली देकर गया, उसकी तो खैर नहीं। आगे क्या होगा? अब चांदनी क्या करेगी? नंदू कौन है? क्या अधिराज चांदनी का सच जान पाएगा? देखिए इस कहानी के अगले भाग में। आपको ये कहानी कैसी लगी हमें कमेंट्स करके जरूर बताइएगा। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक शेयर सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा। मिलते हैं इस कहानी के अगले भाग में। टिल देन बाय बाय।